Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS। ये 2000 MCQs की इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज चल रही है जिसमें ये टेस्ट नंबर 21 आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग हर एक टेस्ट में अराउंड 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं। सो in that series this is going to be test number 21, around 400 questions we already have completed. So in case if you have not watched, if you have not solved those questions, you can go to the previous video, you can see the playlist and you can watch those videos. This is a standard और common template जो कि हम लोग सभी वीडियोस में यूज़ करते हैं, जिससे आप लोग इवेल्युएट कर सके, असेस कर सके कि इंडियन पॉलिटी के नॉलेज की टर्म्स में आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर डायरेक्टली मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे and that will start with 401. Which of the following is an instrument of direct democracy where citizens get directly vote on specific and important? So recall voting के लिए यूज़ नहीं होता है ना, उसमें आप recall करते हो मेंबर्स को, ऑल्दो इसमें भी वोटिंग होती है बट उसके लिए मतलब इंपॉर्टेंट इशूज़ के लिए वोटिंग किस में होती है? तो रेफरेंडम में होती है। नाइदर इनिशिएटिव नॉट रिकॉल, रेफरेंडम में आपके अगर कोई इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक इशूज़ है और पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट ऑफ द डे जानना है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट अलोंग विद द रेफरेंडम, राइट, व्हाट आर द थ्री अदर टू इंपॉर्टेंट टूल्स। ऑल्दो इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, येट आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप लोग बताओगे कि व्हाट आर अनदर टू इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। 402 पे वी आर मूविंग विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, न्यूज में चल रहा है आपके पाकिस्तान की वजह से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट हैज बीन गिवन एंड इंस्ट्रक्टिंग वर्ड इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है। इट इज अ बॉडी अंडर OECD, नहीं ये OECD यहाँ ही गलत हो गया। इट इज अ बॉडी दैट हैज बीन क्रिएटेड एंड वर्क्स अंडर ऑस्पिसेस ऑफ G7 कंट्रीज, ठीक है, सो यहाँ ये गलत हो गया। इंडिया इज अ मेंबर, यस ऑफ कोर्स इंडिया इज अ मेंबर। इट इशूज द FATF ब्लैक लिस्ट टू डिक्लेयर इंडिविजुअल। अब ये देखो मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक लिस्ट क्रिएट करता है, ग्रे लिस्ट, तो ये स्टेटमेंट आपको वैसे देखने में बहुत सही लग रहा होगा बट यहाँ एक स्टेटमेंट, एक जो वर्ड छुपा हुआ है दैट इज इंडिविजुअल। नहीं, इंडिविजुअल्स को ब्लैक लिस्ट नहीं करता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डालता है ना। सो यहाँ कंट्रीज होना चाहिए इंडिविजुअल्स के स्थान पर, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट दैट यू कैन सी इज सेकंड स्टेटमेंट एंड हेंस B is going to be the right answer. We are moving to the another question of the day, 403. Which of the following provisions provide environmental protection under the constitutional framework of India? So क्या DPSP environmental protection की बात करता है? Yes, of course DPSP भी environmental protection। कौन सा आर्टिकल? अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आपका ये आर्टिकल ऐड किया गया था। कौन सा आर्टिकल DPSP में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है, ये आप लोग मुझे बताओगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इन्वायरमेंटल, सो ऑफ कोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहीं ना कहीं आप लोग अगेन आर्टिकल सब आर्टिकल मुझे बताओगे। 51 कौन सा A to K यू हैव, राइट, सो कौन सा स्पेसिफिक सब आर्टिकल इसकी बात इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट बट फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स बात करता है क्या? सो यस ऑफ कोर्स अंडर राइट टू लाइफ, ठीक है, आर्टिकल 21 में राइट टू इन्वायरमेंट और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज अ सबसेट ऑफ राइट टू लाइफ, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। सो ऑल 1 2 3 कहीं है क्या? यस B में, ये तीनों के तीनों फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ओके, while the starred questions require an oral answer, an unstarred question requires a written answer. So that's करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। स्टार्ट क्वेश्चन में जो मिनिस्टर को है वो ओरल आंसर बोल के खड़े होके वो हाउस में रिप्लाई करेंगे, बट अनस्टार्ट क्वेश्चन में एक रिटर्न जो भी स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास जो भी चीज़ें आई हुई है उनका रिटर्न जो आंसर है वो भेज दिया जाता है मिनिस्ट्री से। वाइल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो इनटू द स्टार्ट क्वेश्चन, अब यही ये गलत हो जाता है आपका, ये वाइस वर्सा एक्चुअली होगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मिनिस्टर जो है वो बोल के खड़े होकर रिप्लाई दे रहे हैं स्टार्ट
क्वेश्चन में, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उस मेंबर को अराइज होता है, उस क्वेश्चन से अगर कोई अनदर क्वेश्चन उसके माइंड में आता है जिस मेंबर ने क्वेश्चन रेज किया है, सो ही और शी डज हैव लग्जरी विद परमिशन ऑफ स्पीकर कि वो एक अनदर फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड हेंस ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ए इज द राइट आंसर. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 405 and 40. Consider the following office regarding office of profit. Consider the following statement regarding office of profit. The Indian Constitution does not define, so that's correct. Office of profit Indian Constitution define नहीं करता. President and Governor जो है वो define करते हैं. Laws relating to office of profit seek to enforce the principle of separation of power between legislature and executive. अब separation of power का क्या concept है Montesquieu का, legislature, executive and judiciary के बीच में, ये आप लोग सभी जानते होंगे. अगर इंडियन पॉलिटी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ये बात करता है कि जो कुछ पार्ट्स लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, और इनमें एक सेपरेशन इन सभी पार्ट्स में होना चाहिए, राइट. सो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ कॉन्सेप्ट. अगेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग कर चुके हैं, 32 मिनट हम लोगों ने लिया था. तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप लोग यूटिलिटेरियन आईएएस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टाइप करके आप लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर वीडियो देख सकते हैं. तो ये कैसे सेपरेशन ऑफ पावर. सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट. ओनली द पार्लियामेंट हैज पावर टू इनेक्ट लॉज टू कीप सर्टेन. नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो डज हैव पावर, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है. बी इज द राइट स्टेटमेंट. 1 and 2. हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. बहुत इजी क्वेश्चन है. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. यस. ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी. सो दैट्स करेक्ट. नॉट ऑल द मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स अगेन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो आपके 6 स्टेट्स में है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास ये राइट नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट. सो ओनली वन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस ए इज द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा. ओके, एंड वी हैव टू फिगर आउट. 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द अलोकेशन ऑफ सीट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट विद हायर सीट टू पॉपुलेशन रेशियो फॉर स्मॉलर स्टेट. सो दैट्स करेक्ट. ठीक है, हमें करेक्ट. देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज इनटू द राज्यसभा. सो दैट इज आल्सो करेक्ट. क्योंकि लोकसभा में आपका रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज है इन मैटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट दैट कॉन्सेप्ट इज एब्सेंट in Rajya Sabha. So both the statement happens to be correct. C is the right answer. Consider the following statement regarding Committee of Public Undertaking, COPU, right. The chairman of the committee is appointed by chairman of the Rajya Sabha. नहीं, chairman of this COPU cannot belong to the Rajya Sabha and hence chairman of the Rajya Sabha cannot appoint him. Speaker appoint करते हैं. So first statement हमें correct बताना है, first statement incorrect हो जाता है. एक बार eliminate करते हैं. eliminate करने पे हमें क्या पता चलता है कि D आंसर नहीं हो सकता, A आंसर नहीं हो सकता. ठीक है. So 2 ये आंसर हो सकता है, 2 and 3 and 3 दोनों के बीच में कॉमन है और करेक्ट बताना है. सो 3 तो पक्का ही सही है. हमें सिर्फ सेकंड की वैलिडिटी एलिमिनेशन. लेकिन एलिमिनेशन मेथड में एक सावधानी हमेशा आपको बरतनी है कि जिस स्टेटमेंट के बेसिस पे, फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं ये एलिमिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो सेकेंड स्टेटमेंट को देखना है. इट हैज़ नो अथॉरिटी टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग. तो भाई किसकी रिपोर्ट ये एग्जामिन करता है? ये गलत है. कैग की रिपोर्ट तो एग्जामिन करता ही है ना. कैग की जो कोपू पे, कैग ने जो कोपू पे पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे जो रिपोर्ट दी है उसको एग्जामिन करता है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ओनली थर्ड स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 409. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन. तो इंटरस्टेट जो काउंसिल्स है इसमें क्या है, पॉलिटिकल इशूज होते हैं. डिफरेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द पॉलिटिकल हेड्स जो है वो बैठते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बैठते हैं. यू हैव सीएम सिटिंग अराउंड, यू हैव पीएम सिटिंग अराउंड फ्रॉम द सेंट्रल लेवल. और यहाँ क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल, जो भी कोर्ट से जनरली इशूज सोल्व, इंटर रिवर पे प्रॉब्लम्स है या किसी तरह की कोऑपरेशन के इशूज है ना, स्टेट के बीच में या स्टेट सेंटर, तो उस पर बात की जाती है. अभी कोरोना का क्राइसिस और यहाँ इंटर स्टेट काउंसिल्स का क्रिएशन हो सकता है. ठीक है. तो ये सब एग्जाम्पल किस चीज़ के? ये सब एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ डे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हैं. ठीक है. 40410. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी.
राइट। सो अगेन आंसर रिफ्लेक्ट हो गया है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। एक्चुअली लैपटॉप जो है टच है, कई बार बस टच करने से ये आंसर रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आई होप आप लोग फिगर आउट कर लेंगे, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो देखो एक चीज़ अगर आपको पता हो कि फॉरेस्ट जो है उनको इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और आपको सभी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, सभी सब्जेक्ट। ये बहुत फेमस से चीज़ है, ये अगर आपको नहीं पता इसका मतलब आप लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा ही नहीं है। तो फॉरेस्ट आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1972 में, ठीक है, फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में मैडम गांधी ने डाल दिया था। ठीक है, तो ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो जहाँ जहाँ 3 है, थर्ड ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दे। थर्ड ऑप्शन ये है, ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ये है, ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ये है, ये आंसर नहीं हो सकता। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट is C, right? 1 and 4, that is interstate pilgrimage and water, that is on state list. Other things are on either or into the centers list, union list or concurrent list. सारी चीज़ों का मुझे भी पता नहीं था, बट द ओनली थिंग दैट आई नो, ऑल्दो पर्सनली आई न्यू अबाउट इंटरस्टेट पिलग्रिमेज, फॉरेस्ट एंड वाटर, इस मेडिकल प्रोफेशन एंड लेबर वेलफेयर का लिटरली मुझे भी नहीं पता था। इट वाज ओनली थ्रू द एलिमिनेशन जो कि मैं इस आंसर पे पहुंच पाया, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज 412। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन टू द लोक सभा। अंटिल द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स, द प्रोसीजर एंड कंडक्ट of business of the Lok Sabha was regulated by rules of House of Commons, so that is incorrect। 1935 में जो रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग जब तक कि रूल्स बनाए नहीं गए लोकसभा के द्वारा तब तक रेगुलेट होते थे, GOI एक्ट 1935। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें करेक्ट बताना है। These rules can be amended by speaker and require no approval from the house, that's incorrect। स्पीकर इसको अमेंड नहीं कर सकते, हाउस की सहमति जो है वो जरूरी है। When the Rajya Sabha does not have a rule on a particular, it follows the Lok Sabha rule on that, so that is also correct and incorrect, and hence all the statement happens to be incorrect. Consider the following statement regarding the local governance. It is mandatory for the state legislature to transfer the subject listed under 11th schedule to the पंचायती राज institution। नहीं, आपकी 29 आइटम्स हैं 11th शेड्यूल में मेंशन। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ऑल्दो इट इज़ एक्सपेक्टेड। सी दो तरह के इस 29 में दो तरह के लिस्ट बनाए गए हैं, एक वॉल्यूंटरी लिस्ट और एक इनवॉल्यूंटरी प्रोविजन। वॉल्यूंटरी प्रोविजन को इसने स्टेट्स लेजिस्लेचर ने ट्रांसफ़र करना ही करना है, बट जो इनवॉल्यूंटरी प्रोविजन आउट ऑफ दिस 29 आइटम, इनको ज़रूरी नहीं है, स्टेट के विम्स और फैंसीज पे डिपेंड करता है। स्टेट लेजिस्लेचर अगर लॉ लाती है तभी उन आइटम्स को, इनवॉल्यूंटरीली प्रोविजंस को इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ये फंक्शन आपको ट्रांसफ़र, स्टेट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये वर्ड आपका गलत हो जाता है और इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द, सो दैट इज करेक्ट। अभी राजस्थान में इशू आया था, हरियाणा ने किया है कि हाँ भाई 8वीं से पास जो, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 414, consider the following passage. It is granted when actual expenditure incurred exceeds the approved grant of the parliament. Such grants are brought to the notice of the parliament by CAG of, however, before the grants are submitted to the Lok Sabha, they must be approved by the Public Accounts Committee of the parliament. So that is called excess grant. B is the right answer. 415, consider the following statement with respect to the constitutional provision related to the official language of the mother tongue. 350B provides for the correct statement बताना है। 350B provides for the instruction in the mother tongue at the primary stage. So 350B आप लोग चेक करना, it does not provide instruction, actually ये जो है आपका स्पेशल ऑफिसर की बात करता है ना, ये इंस्ट्रक्शन शुड बी और प्राइमरी स्टेज पे, प्राइमरी स्कूल लेवल पे मदर टंग में, तो इसकी बात 350B नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट अगर हो जाता है तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट, बिकॉज करेक्ट बताना है। सो आइदर दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट।
3 दोनों में है, सो 3 इज ऑफ कोर्स करेक्ट। हमें सिर्फ अब सेकंड देखना है वेदर सेकंड इज करेक्ट और नॉट। अगर सेकंड करेक्ट है तो ये आंसर होगा, सेकंड इनकरेक्ट है तो ये आंसर। एनी चेंज इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट नीड्स अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। नहीं भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सिर्फ अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस स्टेट, राज्यसभा की जो अप्रूवल कह रहा है, ये राज्यसभा की सिर्फ अप्रूवल नहीं चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट हैज टू बिकम इनकरेक्ट, सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यहाँ भी एलिमिनेशन टेक्निक का हम लोगों ने यूज किया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नैक, नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। नहीं, दैट इज इनकरेक्ट, इट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिव बॉडी। आप देखोगे नोटिफाइड एरिया कमेटी कैसे क्रिएट किया जाता है, गवर्नमेंट जस्ट एक गैजेट में नोटिफिकेशन निकालती है, मतलब एग्जीक्यूटिव एक नोटिफिकेशन निकालता है और वो बॉडी क्रिएट, सो दैट बॉडी इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, right? It is not a statutory or constitutional office, so that's incorrect. हमें correct बताना। all members of the committee are nominated members, so that's correct. all the members of notified area committee is entirely nominated, it is not nominated plus elected or elected, so second statement is correct and hence B is going to be the right answer. They resemble instrument of instruction contained into government, so जैसे ही आप पढ़ते हो तो कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से रिसेंबल करता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 93, सो इट इज डीपीएसपी। डीपीएसपी को अगर सही से आप लोगों ने पढ़ा हो उसका इंट्रो, तो आपको पहली लाइन पढ़ के ही पता लग जाएगा। 418 कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट is to put off further consideration of business in hand for the time being. This it is intended to have a postponing or indefinitely delaying effect on the debate. अभी देखते हैं ये क्या, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, अगर हाउस ऑर्डर में नहीं चल रहा, मोशन जो चलने चाहिए, जो सीक्वेंस में जो डिस्कशन होना चाहिए, अगर वो चीज़ें नहीं चल रही है, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो एक मेंबर जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है टू द स्पीकर और द चेयरमैन, सो दैट्स करेक्ट। कॉलिंग अटेंशन मोशन का पर्पज़ ये नहीं है, डिलेइंग अफेक्ट क्रिएट नहीं करता है या इंडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं करवाता है। क्लोजर मोशन तो कंप्लीटली पोस्टपोन नहीं करेगा, क्लोजर मोशन कंप्लीटली बंद करवा देगा। क्लोजर मोशन मूव हो गया और पास हो गया, सो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज डायलेटरी मोशन। डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 419 विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अमेंडमेंट टू द कॉन्करेंट लिस्ट रिक्वायर्स ओनली स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल, सो नहीं, ये लिख रहा है ओनली स्पेशल मेजोरिटी ऑफ, नहीं, स्टेट्स के पास भी, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी आपको जाना पड़ेगा अगर पार्लियामेंट कॉन्करेंट लिस्ट को अमेंड कर रही है, या इवन यूनियन लिस्ट को और स्टेट लिस्ट को और कॉन्करेंट किसी भी लिस्ट को अमेंड कर रही है, आइदर ऐड कर रही है या डिलीट कर रही है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाना होगा। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट ओनली स्पेशल मेजोरिटी। A law made on the subject under the concurrent list by the center will always prevail over the laws made by the state. आइडियली ये होना चाहिए और दिस इज इनकरेक्ट। इंसर्टन, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मैटर है और उस पर स्टेट ने लॉ बना लिया, अभी स्टेट ने पहले लॉ बनाया, सेंटर ने बाद में लॉ बनाया, तो जनरली होता क्या है कि सेंटर का जो लॉ है वो स्टेट के लॉ पे प्रिवेल कर जाता है। बट इन वन पर्टिकुलर केस, एंड दैट केस इज अगर स्टेट ने प्रेसिडेंट से अगर ये लॉ बनाते टाइम प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट से, सॉरी नॉट प्रायर अप्रूवल, प्रेसिडेंट से अगर वो अप्रूवल ले लिया था, तो कॉन्करेंट अगर सेंटर जो है और या पार्लियामेंट जो है अगर लॉ बनाती भी है, तो इस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर वो वाला लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। सो दैट इज़ वन पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। करेक्ट पूछा है, कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज और आर इशूड अगेंस्ट जुडिशियल बॉडीज। तो मैंडेमस भी इशू हो सकता है, प्रोहिबिशन भी इशू होता है एंड सर्टिलरी भी इशू होता है। सो ऑल द रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल बॉडी, डी इज द राइट आंसर। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन द नेक्स्ट video will be coming up with another set of 20 questions. So until we come up with the next video, till then, bye bye.